सच्ची सहेली। चंदनपुर गांव में मेनका की शादी हो गई थी। मेनका थी तो एक गरीब परिवार की लड़की, पर उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हो गई थी। ससुराल वालों के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद था और वो बहुत खुश थी अपने ससुराल में। सारा दायित्व बहुत अच्छे से निभाती थी। इस वजह से ससुराल में उसका बड़ा ही नाम हो गया। सब उससे बहुत ही स्नेह करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे। पूरे गांव में वो एक बहुत अच्छी बहू के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हो गई थी। पर गांव में कुछ जलनखोर औरतें थीं जो उससे बहुत जलती थी। उसके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती थी। ईर्ष्या के कारण समय बीतने लगा। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और बीए में उसने फर्स्ट क्लास पाया था। इस वजह से गांव के जमींदार ने उसे अपनी स्कूल में प्रधान शिक्षयित्री की नौकरी दे दी। बस फिर क्या था, गांव की जलनखोर औरतों को तो जैसे बहाना ही मिल गया था। अब वो बहुत ही उल्टी पुल्टी बातें करने लगी मेनका के बारे में, उसे बदनाम करने लगी। और ये सब बातें जब मेनका के कानों तक आई तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। मेनका स्वभाव से बहुत ही शांत थी। वो हमेशा चुप रहना पसंद करती थी, ज़्यादा बातें करती नहीं थी किसी से। और गांव में बस एक ही थी उसकी सहेली कामिनी, जो उसकी पड़ोसन थी। दोनों की शादी को 6 महीने हो रहे थे। दोनों की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन मेनका बहुत ही दुखी होकर अपनी सहेली कामिनी को बोलने लगी, अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो मेनका? तुमने सुना नहीं है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम उन मूर्ख औरतों के बारे में क्यों सोच रही हो? देखो, तुम उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रही हो और वो मूर्ख हैं कि तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं, तुम्हें बदनाम कर रही हैं। तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। वैसे हम दोनों ने एक ही पढ़ाई की है, हम दोनों ने बीए किया है और मैं भी तुम जैसे फर्स्ट क्लास ही लेकर आई हूँ बीए में। पर देखो तुम कितना बुद्धिमान हो, मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हो तुम। अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम कामिनी? तुम क्या कम बुद्धिमान हो? मैं तो बोलती हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हो। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकती हूँ? ये तो मैं ना मानूंगी। मैंने कहा, अगर मैं तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान होती तो जमींदार जी अपने स्कूल में मुझे प्रधान शिक्षयित्री की नौकरी दे देते। हाँ, सच बात तो यह है कि तुम ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। और मैं तो बोलूँगी कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, इन सब बेमतलब की बातों पर। अपना काम करो, ये सब बातें ना सोचा करो। देखना, कर्म उन्हें उनका दंड जरूर देगा। हाँ हाँ कामिनी, शायद तुम ठीक बोल रही हो। मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे अपने काम को लगन के साथ करना चाहिए। वो जो सोच रही है सोचने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम शायद ठीक बोल रही हो। अरे वाह, कामिनी कितनी अच्छी सहेली है मेनका की। उसने तो बहुत अच्छी सलाह दी मेनका को, उसका हिम्मत बढ़ाया, उसका साथ दिया। अब वो अपने घर आई। घर आकर वो काम करने लगी, पर उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं था। तभी वहाँ पर अचानक आ गई उसकी सासू माँ चारुलता। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अगर मैं अभी आँच ना कमाती चूल्हे की तो तुम्हारा सब्जी ही जल जाता। बेटी, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम्हारा ध्यान बहुत ही भटक गया है। पता नहीं क्या सोच रही हो। क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी है क्या? मुझे बोलो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो तुम? जरूर कोई परेशानी होगी, नहीं तो तुम इतना क्यों सोचती? बोलो जरा, मैं भी तो जानूं क्या परेशानी है तुम्हें। माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछूं? आप सच बोलेंगी ना? मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए आप मुझे बढ़ाना चढ़ाना मत। जो सच है वही बता देना। अरे बेटी, मैं क्यों तुम्हें भला झूठी मूठी बढ़ाऊं या चढ़ाऊं? जो तुम हो वो तुम हो। तुम गुणवंती हो बेटी और बहुत ही बुद्धिमान हो, होशियार हो। मेरी बहू इतनी लायक है, गुणवंती है, तो मैं झूठी मूठी तारीफ क्यों करूंगी? हर कोई गांव में तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? माँ जी, तारीफ तो होती है मेरी, पर सबसे ज़्यादा तारीफ तो होती है हम मेनका की, और वो है भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट।
हम मतलब मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, मुझसे ज़्यादा होशियार है और पढ़ाई लिखाई में भी मुझसे आगे ही है वो। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो बुद्धिमान है, बहुत ही गुणवंती है, पर तुम कम हो। ये किसने बोल दिया तुम्हें? माँ जी, अगर मैं उसके जैसे बुद्धिमान होती तो जमींदार जी अपने स्कूल में मुझे प्रधान शिक्षयित्री की नौकरी दे देते, उसे ना चुनते। अरे बेटी, तो ये बात है। देखो बेटी, हम हाँ, वो योग्यतावान है, पर उसे नौकरी मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी योग्यता कम है उससे। देखो बेटी, तुम भी उसकी तरह बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुमने भी बीए में फर्स्ट क्लास पाया है। हाँ, कम किसी से हो थोड़ी तुम, जो इतना तुम चिंता कर रही हो। बेटी, तुम भी योग्यतावान हो, तुम भी गुणवंती हो। हाँ, जमींदार जी ने उसे चुन लिया अपने स्कूल की प्रधान शिक्षयित्री के रूप में। ये उनका फैसला था बेटी, उनकी पसंद थी, इससे तुम्हारी योग्यता कम नहीं हो जाती है। पर माँ जी, गांव वालों को तो यही लगता होगा ना कि मेरी योग्यता उससे कम है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये बात। हाँ, वो मेरी सहेली है और वो बहुत अच्छी है, मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या तो नहीं है, पर पता नहीं क्यों माँ जी, कहीं ना कहीं ये बात मुझे चुभ रही है, परेशान कर रही है। बेटी, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकती, मैंने बोल दिया ना, तुम बहुत योग्यतावान हो, बुद्धिमान हो। ये सब बेफिजुली की बातें हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान ना दो तुम। अब सासू माँ ने तो बहुत अच्छे से समझाया था कामिनी को, पर कामिनी क्या समझ गई? क्या सच में उसके मन में अपनी सहेली, अपनी प्यारी सहेली मेनका के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है? दिन बीतने लगे और मेनका अपने स्कूल के काम को बहुत ही ध्यान से, लगन से करने लगी, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से पूरा करने लगी। पर इधर कामिनी को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि जमींदार जी ने अपने स्कूल के लिए प्रधान शिक्षयित्री के रूप में उसकी प्यारी सहेली मेनका को चुन लिया था, उसे नहीं। उसे लगता था कि मेनका उससे आगे निकल गई है, वो पीछे रह गई है, वो मेनका से कम योग्यतावान है। और सच में उसके मन में ईर्ष्या ही आने लग गया था। वो बोल तो रही थी कि उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है अपनी सहेली के प्रति, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ईर्ष्या आ गई थी। अब धीरे धीरे उसने मेनका से बात करना बंद कर दिया था और अब वो ज़्यादातर समय गांव की उन चुगलखोर औरतों के साथ ही बिताती थी, उनके साथ चुगली करती थी, वो भी अपनी सहेली मेनका के बारे में। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों माँ जी, क्या हुआ? बेटी, तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें क्या बोलना चाहती हूँ। तुम अपनी सहेली मेनका के बारे में ऐसी चुगली बातें करती हो, ये कोई अच्छी बात है क्या बिटिया? ये तो तुम्हारी आदत ना थी, ये तुम्हारे गुण ना थे। देखो बिटिया, गांव की कुछ औरतें बहुत ही चुगलखोर हैं, उनका तो कोई काम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, दिन भर ऐसे ही अपना समय नष्ट करती रहती हैं। और अब तुम जैसी बुद्धिमान गुणवंती लड़की उनके चक्कर में फंस गई है। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? क्या सच में तुम अपनी सहेली को ईर्ष्या करने लगी हो? मैं तो ये बात विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। भला तुम में क्या कमी है जो तुम ऐसे काम करोगी? ना ना माँ जी, मैं क्यों किसी से ईर्ष्या करूँ? मैं क्या किसी से कम हूँ? जो बात है वो बात है। अब जमींदार जी ने उसे चुन लिया प्रधान शिक्षयित्री के रूप में। क्यों, गांव में कोई और नहीं थे क्या? बहुत से लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, पर जमींदार जी ने मेनका को ही चुना। क्यों चुना? जरूर कुछ रहस्य होगा। मतलब आप समझ रही होंगी मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती। अरे बेटी, ये तो ठीक बात नहीं है। बिना कुछ जाने तुम लोग किसी को वैसे बदनाम करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है बिटिया। देखो बेटी, मैं तुम्हारी सासू माँ तो हूँ, पर जो सच है वो सच है। मेनका बेटी बहुत अच्छी है और तुमसे कितना स्नेह करती है। तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी तो कितना ख्याल रखा था उसने तुम्हारा। तुम्हारे लिए रोज तुम्हारे मनपसंद का खाना बनाकर लेकर आती थी। कभी इस गांव की कोई औरतें आई थी तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचकर? देखो बेटी, अच्छी और सच्ची सहेली भाग्य से मिलता है, ऐसे लोगों को खोना नहीं चाहिए। तुम इस बात पर ध्यान दो, ऐसे चुगलखोर औरतों से दूर रहो बिटिया, वो तुम्हारा नुकसान करेंगे, लाभ नहीं। मैं तो बोलूँगी कि मेनका ही तुम्हारी सच्ची सहेली है।
ऐसी सहेली का हाथ कभी ना छोड़ना। अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर कामिनी को बिल्कुल अच्छा ना लगा। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अब धीरे धीरे कामिनी और मेनका का रिश्ता टूट गया था। दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। ऐसा क्या कर दिया मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, पर देखो कैसा व्यवहार कर रही है कामिनी मेरे साथ। मुझे उससे ये उम्मीद ना थी, मैं उसे अपनी सच्ची सहेली मानती थी, पर देखो कैसे दगा दिया उसने मेरे साथ। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, पता नहीं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। मेनका बहुत दुखी हो गई थी। वो हमेशा से कामिनी को अच्छी सहेली मानती थी, पर कामिनी अपने ईर्ष्या के कारण उससे दूर हो गई थी। कामिनी के मन में बहुत ईर्ष्या और जलन आ गया था मेनका के प्रति। अब दोनों का रिश्ता टूट गया था। कामिनी ज़्यादातर समय गांव की उन चुगलखोर औरतों के साथ ही बिताती थी और अपनी सहेली मेनका की चुगली भी करती थी। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। अब एक दिन बहुत परेशान थी कामिनी। देखिए ना माँ जी, मैंने क्या किया है इनका, जो मेरे बारे में इतनी सारी चुगलियां कर रही है। अरे बेटी, मैंने तो तुम्हें पहले से ही बोला था ऐसी औरतों से दूर रहो, पर तुम हमेशा उनके साथ ही घूमी फिरी, उनके साथ चुगलखोरी की। अब तुम्हें अपने कर्म का फल मिल रहा है, मैं क्या बोल सकती हूँ। माँ जी देखिए ना, मेरी कितनी बदनामी हो रही है। इन्होंने मेरे बारे में झूठी मूठी बातें फैला दी, जैसा मेनका के साथ करते हैं। अब सारे गांव में ये बातें फैल गई है कि मैं चुगलखोर हूँ, इधर उधर की बातें करती हूँ, और ये सब बदनामी हो रही है। माँ जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अरे बेटी, मैंने तो तुम्हें पहले से ही समझाया था, पर तुमने मेरी एक ना मानी। जो तुम्हारी सच्ची सहेली थी, तुमने तो उसे अपने से दूर कर दिया और इन सब दुष्टों को चुन लिया अच्छा समझकर। अब तुमने ऐसा कर्म किया है तो कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा ही। क्या मैं कर सकती हूँ। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब इन जैसे लोगों से दूर रहना तुम। हाँ माँ जी, अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इन जैसे लोगों से मुझे दूर रहना चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। कामिनी अपने ईर्ष्या के कारण अपनी सच्ची सहेली को दूर कर दिया था और चुगलखोर औरतों ने उसकी काफ़ी बदनामी भी कर दी थी गांव में। अब वो दुखी हो गई थी। धीरे धीरे कामिनी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अब मेनका उससे बात नहीं करती, मुंह फेर कर चली जाती। कैसे बात करेगी मेनका मुझसे। मैंने इसकी कितनी बदनामी की थी। आज जब मेरी बदनामी हुई तो मुझे एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने ईर्ष्या के कारण। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसका पैर पकड़कर इससे माफ़ी मांग लूँ, पर हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ। अब वो बहुत पछता रही थी और अपने पुराने दिन को याद कर रही थी। मेनका उसकी कितनी अच्छी सहेली थी, ये सब बातें उसे याद आ रही थी। अपने किए कर्म पर उसे बहुत ही लज्जा आ रही थी, इसलिए वो मेनका के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। इस तरह और कुछ दिन बीत गए। एक बार कामिनी को बहुत तेज़ बुखार हुआ। एक हफ्ते तक वो बुखार में तड़पती रही। फिर जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसका मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। उसे कुछ भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। वो ठीक से खाना खा नहीं पा रही थी। तभी अचानक मेनका आ जाती है उसके घर, अपने हाथों की बनाई हुई बिरयानी लेकर। मेनका को देखकर बहुत खुश हो जाती है कामिनी। कामिनी को तो बहुत पसंद है मेनका की हाथों की बनाई हुई बिरयानी। अब वो बहुत ही सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगती है अपनी सहेली से, और मेनका भी सारी बातों को भुला देती है। यही तो होती है सच्ची दोस्ती। बड़बोली बहू की कहानी। रिमझिम की शादी को 3 महीने हो रहे थे, और जब से रिमझिम अपने ससुराल में आई थी तब से उसकी सासू माँ संघमित्रा बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि रिमझिम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी। उसकी ये बड़बोलापन देखकर उसकी सासू माँ, आस पड़ोस के लोग और उसका पति सुरेश भी बहुत परेशान हो गया था, पर रिमझिम बिल्कुल नहीं समझ रही थी। एक दिन, माँ जी, क्या रोज़ रोज़ आप एक ही प्रकार का नाश्ता बनाने के लिए बोलती हैं मुझे?
आप बोर नहीं हो जाती है क्या? हमारे घर में तो एक दिन में ही 10 प्रकार का नाश्ता बनता है। हम लोगों को आदत है, हम लोग तो हमेशा अलग अलग प्रकार का खाना खाते रहते हैं। विभिन्न देशों में क्या क्या बनाया जाता है इसका नॉलेज रखते हैं। नाश्ते में हम रोज नए प्रकार के व्यंजन ना खाएं तो हमको तो शांति ही नहीं लगता है माँ जी। पर आप हो कि देख रही हूँ 15-20 दिन से वही आलू और पूरी की सब्जी ही बनाने के लिए बोल रही हैं। माँ जी मैं तो ऊब गई हूँ, मेरी आदत नहीं है। आप बोले तो मैं कुछ और बना दूँ क्या? अरे बेटी, आज का नाश्ता तो तुमने बना ही दिया है। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो तुम्हें जो पसंद है वही बना दो। अगर अच्छा स्वाद होगा तो ज़रूर खाएंगे बिटिया, क्यों नहीं खाएंगे। हाँ माँ जी, बना तो दूंगी, पर उसके लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा। आप चाहे तो इस महीने का ग्रोसरी सामान का लिस्ट मैं बना दूं। अरे बेटी, ये तुम्हारा ही घर है, ये घर की सारी जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें ही दे रखा है। तुम ही बना दो लिस्ट, जो चाहिए तुम ही मंगा लो। सुरेश को बोल देना, वो ले आएगा। हाँ माँ जी, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब संघमित्रा जी ने अपनी बहू को बोल तो दिया कि ग्रोसरी लिस्ट वही बना दे, पर पता नहीं क्यों वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने बोल तो दिया बहू को, पर मुझे अच्छे से पता है बहू ज़रूर गड़बड़ करेगी और बेटा नाराज़ हो जाएगा। पर अब मैं क्या करूं? उस दिन शाम को रिमझिम लिस्ट बनाकर दे देती है अपने पति को, पर उसका पति लिस्ट के अनुसार सामान ही नहीं लाता है। ये देखकर बहुत गुस्सा करने लगती है रिमझिम। ये क्या किया आपने? आप तो कुछ भी सामान लेकर नहीं आए जैसा मैंने लिखा था। अरे वो सब सामान तो वहाँ मिलता ही नहीं है। अजी, तो आपको बड़े ग्रोसरी शॉप में जाना चाहिए था या फिर शॉपिंग मॉल में जाना चाहिए था। नहीं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी। अरे मुझे अच्छे से पता है वो सब बेकार का सामान है और वो सब खाना हम नहीं खाते हैं। क्या अजीब अजीब नाम लिखे हो तुम। और 100 प्रकार के सॉस हम क्या करेंगे? हमारे घर में तो बस 2 ही सॉस रहते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी है, टमाटो सॉस और चिली सॉस। उससे ज़्यादा हम कुछ और सॉस नहीं खाते हैं। अगर तुम्हें चटनियाँ इतनी पसंद है रिमझिम, तो तुम अपने हिसाब से बना लो। घर की बनाई हुई चटनियाँ मतलब सॉस बहुत टेस्टी होते हैं। आप मुझे बताएंगे क्या टेस्ट होता है, क्या टेस्ट नहीं होता है? मुझे जैसे कुछ नहीं पता। क्या मतलब है इसका? देखिए ना माँ जी, मैंने कितना कुछ लिखा था, पर ये एक भी चीज़ लेकर नहीं आए मेरे पसंद का। अब मैं क्या करूँ? बस वही आलू पूरी ही खाते रहिएगा। आपको तो आदत लग गई है, पर मुझे आदत नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। और क्या माँ जी, घर में बस 1 किलो शुद्ध देसी घी है, उसमें क्या बनाऊँ मैं? मुझे तो आदत नहीं है बिना घी के रोटी खाने की। अरे बेटी, हम माँ बेटे को तो रोटी में घी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही कम घी खरीदती हूँ। तुम्हें रोटी में घी पसंद है, तुम अपने लिए मंगा लो बेटी, तुम्हें जितना चाहिए उतना मंगा लो। माँ जी, फिर 5 किलो घी चाहिए मुझे, क्योंकि हमारे घर में हम लोग रोटी में घी लगाकर नहीं खाते माँ जी, रोटी को घी में डुबो कर खाते हैं। हमारे घर में तो 50 किलो घी आता है। हाँ, मेरे लिए 5 किलो घी मंगा दीजिए। मैं रोटी और घी खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। सब्जियों में भी मैं घी ही डालूंगी। अब अपनी बहू की बातें सुनकर और भी ज़्यादा सर चकराने लगता है संघमित्रा का। पर क्या करे, ऐसी ही थी रिमझिम। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी के लिए बहुत सारी सुंदर साड़ियाँ सेल्स से खरीद कर ले आता है और बहुत ही प्यार से वो अपनी पत्नी से बोलता है। तब अजी, क्या बोल रहे हैं आप? सेल्स में खरीदी हुई साड़ियाँ लेकर आ गए हैं इतने सारे। आपको नहीं पता क्या, मैं ऐसी साड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा हर साड़ी तो ब्रांडेड होता है जी, बहुत सुंदर होता है, कांजीवरम बनारसी। अरे ये भी तो कांजीवरम बनारसी है। मेरे दोस्त की साड़ी की शोरूम है और हर साल वो क्लियरेंस सेल करता है। यह साड़ी मैं सेल्स में लेकर आया हूँ, देखो तो कितने अच्छे कीमत में उसने मुझे दिया है। माँ को तो साड़ियाँ बहुत पसंद आई जो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा?
वैसे आप लेकर आए हैं तो मैं रख लेती हूँ, मना नहीं करूँगी, पर हमारे घर में तो हम ऐसी साड़ियाँ नौकरानियों को भी नहीं देते। और ये क्या माँ जी, आप तो हमेशा यही एक प्रकार की साड़ियाँ ही पहनती रहती है। आपकी साड़ियाँ ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। आपको पता है मेरी माँ तो 5-10 हज़ार से कम की साड़ियाँ पहनती ही नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। फिर क्या होना था, वो फिर से बड़बोलापन दिखाने लगी और बहुत ही असम्मानित महसूस करने लगा सुरेश को बहुत अपमान हुआ उस दिन। उसने मुंह पर ही सुरेश को बहुत कुछ सुना दिया। अब सुरेश कहाँ चुप रहता, उसने भी बहस करना शुरू कर दिया और इस तरह बहस झगड़ा में बदल गया। अब दोनों में बड़ा सा झगड़ा हो गया। अब बहुत गुस्सा आने लगा रिमझिम को। रिमझिम गुस्से में मायके जाने के लिए तैयार हो गई और सुरेश ने भी उसे रोका नहीं। फिर क्या था, रिमझिम गुस्से में अपने मायके ही जाकर बैठ गई। अब इस बीच 2 महीने बीत गए और सुरेश अपनी पत्नी को मनाने के लिए मायके तो बिल्कुल नहीं गया। रिमझिम सोचकर बैठी थी कि सुरेश उसे मनाने जरूर आएगा, पर सुरेश जिद पर अड़ गया था। वो नहीं गया। 2 महीने बाद संघमित्रा जी को बहुत बुरा लगने लगा। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आज ही हम दोनों जाएंगे और बहू को लेकर आएंगे। तुम्हारे पिताजी भी बहुत नाराज हो रहे थे और तुम्हारी बहनें भी बहुत नाराज हो रही थी। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पर माँ तुम्हें तो पता है उसकी आदत। बेटा जो भी हो, हमारे घर की बहू है, चहचहाती रहती है चिड़िया के जैसे, तितली के जैसे, मुझे अच्छा लगता है। चलो बेटा आज ही चलते हैं बहू को लाने। फिर माँ बेटे दोनों गए रिमझिम के मायके उसे लाने के लिए। रिमझिम उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। रिमझिम के घर वालों ने उनका बड़ा ही आदर किया, बहुत ही प्यार से खाना बनाया और उनका सम्मान किया। जब वो लौटने लगे तो रिमझिम की माँ कविता बोली, बहन जी अगर भूल चूक कुछ हो गई हो हमसे तो माफ़ कर देना। मेरी बेटी तो बोलती है कि आप लोगों को चाइनीज़, मोगलाई, कॉन्टिनेंटल खाना खाने की ही आदत है। फॉरेन का खाना बहुत पसंद करते हो आप लोग। 5 स्टार होटल से रोज़ रोज़ खाना आता है आपके लिए, आप लोग जाकर खाते हो। राजा महाराजा जैसे रहते हो आप लोग। हम लोगों को कहाँ वो सब आता है। जो रूखा सूखा मिला हो वो आप लोगों के लिए मैंने परोस दिया है। अगर भूल चूक हुई हो बहन जी तो माफ़ कर देना। फिर क्या था, माँ बेटे एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या बोल दिया है रिमझिम ने। अब रिमझिम ऐसा करती है, ससुराल वालों की बढ़ाई मायके में और मायके वालों की बढ़ाई ससुराल में। माँ बेटे दोनों समझ गए और रिमझिम को लेकर वहाँ से चले आए। और घर आने के बाद, बेटी ये जो तुम करते हो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपने मायके वालों को बढ़ाओ या अपने ससुराल वालों को बढ़ाओ, पर सच्चाई के साथ बेटी। इस तरह अगर करोगी तो किसी को अपमान महसूस होगा। और सच बात तो यह है बेटी कि झूठ के ऊपर कोई भी बुनियाद नहीं टिकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई को पकड़ कर रहो। ऐसे झूठी बड़ी बड़ी बातें, बड़बोलापन बिल्कुल अच्छा नहीं है बेटी, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तारीफ हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर होनी चाहिए। और उस दिन रिमझिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। इतने दिनों बाद वो अपनी ससुराल लौटकर बहुत खुश थी। उस दिन से रिमझिम का व्यवहार बहुत बदल गया।